हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम अपने जो प्रीवियस टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से सोल्यूट जो है दो अलग अलग इमिसिबल सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उस केस में किस प्रकार से हम नर्वस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को लिखते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि ये अपने पास क्या है, सॉल्वेंट नंबर पहला है, सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इसके साथ में कॉन्टेक्ट में हमने क्या ला दिया, सॉल्वेंट नंबर सेकंड रख दिया है। अब दोनों सॉल्वेंट जो है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन, पहली कंडीशन जो है वो ये है कि सॉल्वेंट फर्स्ट एंड सॉल्वेंट सेकंड आर इमिसिबल, दोनों इमिसिबल है। ठीक है, अब ज़्यादा इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन को या कंसेप्ट को यदि आपको समझना है तो मैं मानता हूँ कि आपको पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेनी चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि दो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट, सॉल्वेंट नंबर सेकंड, और एक मेरा पास सोल्यूट है। क्या है? सोल्यूट है। सोल्यूट मान लेते हैं, सोल्यूट क्या है, एक्स कोई सोल्यूट है, मुझे नहीं पता ये एक्स है क्या, एक्स क्या है, सोल्यूट है। ये एक ऐसा एक्स है विच आर सोल्यूबल इन बोथ द सॉल्वेंट। दोनों ही सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, बोथ द सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सोल्यूट ओनली वन में सोल्यूबल है, टू में नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है प्रीवियस वीडियो। तो यदि आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लेना ज़रूर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल अमाउंट है एक्स की, कहाँ, टोटल अमाउंट ऑफ एक्स इन सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट, मान लेते हैं टोटल अमाउंट कितनी है, दैट इज द C2 कंसंट्रेशन। मान लिया कितनी कंसंट्रेशन है, C2 कंसंट्रेशन है। यहाँ पर कितनी कंसंट्रेशन है, वो C1 मान लो, क्योंकि सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट में है ये, C1 मान लो और इजी रह जाएगा। ठीक है, अब C1 में से कुछ पोर्शन यहाँ आएगा, चल गए, मुझे नहीं पता कितना है, मैं मान लेता हूँ ये x आ गया। यहाँ कितनी कंसंट्रेशन रहेगी इसकी, C2। अब C1 टोटल थी, C1 में से कुछ पोर्शन यहाँ आ गया, दैट इज द C2 आ गया, तो यहाँ कितनी बच गई, C1 माइनस ऑफ C2 या मोल पर लीटर बच गई, और ये मोल पर लीटर यहाँ पे क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। तो नर्नेस्ट ये कहता है, अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट हमें क्या लिखनी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कांस्टेंट किसके बराबर आएगा, एक्स की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट नंबर सेकंड में डिवाइड बाय एक्स की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट में। ये रहेगा डेफिनेशन, यानी कि के की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से के की वैल्यू आएगी C1 माइनस C2 डिवाइड बाय C2। दिस इज द नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, कंसंट्रेशन हैं ये, बट यहाँ पर हमने किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया कि सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट में इस एक्स का डिसोसिएशन होता है या सॉल्वेंट नंबर 2 में इस एक्स का डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है। तो उस केस में हम किस प्रकार से लिखें, तो आप देखते हैं, सबसे पहले एसोसिएशन जब होगा सोल्यूट का, तब क्या होगा, मान लेते हैं कि जो सोल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, मैं लिखता हूँ एसोसिएशन, व्हेन एसोसिएशन टेक प्लेस, व्हेन एसोसिएशन टेक्स प्लेस, तब क्या होगा, ध्यान देना, बहुत ही आसान से समझेंगे, आसानी से तरीके से। ये अपने पास था, ये था सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट, ये था सॉल्वेंट नंबर सेकंड, ये अपने पास कोई एक्स था। ठीक है, ये एक्स आ गया, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, C1 माइनस C2 बच गई थी ये। ठीक है, C1 माइनस C2 को आप अनदर मान लो, लेट अस कंसिडर A1 कंसिडर कर लो, और यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन, दैट इज द C2 कंसंट्रेशन थी। अब
एक्स में आने के बाद, यानी कि बिफोर, या अब ये कहूँ वेहन नो एसोसिएशन टेक प्लेस, किसी प्रकार का एसोसिएशन नहीं होगा, उस केस में के किसके बराबर होगा, A1/C2। ठीक है, ये हमने ऊपर देख भी लिया था, A1/C2। बट अब की बार क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। अब की बार क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन जब होगा तो किस प्रकार से होगा, ध्यान से समझना इस चीज को, किस प्रकार से होगा। देखो ध्यान से समझते हैं इस चीज को कि कहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझते हैं कहां पर क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं भाई यहां सॉल्वेंट नंबर 2 में इस एक्स का एसोसिएशन हो, यानी कि एन मॉलिक्यूल एक्स के मिलके एक्सन का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, एन मॉलिक्यूल हैं एक्स के जिन्होंने एक मॉलिक्यूल बना, जैसे 10 मॉलिक्यूल हैं एक्स के, 10 के 10 जुड़ गए और एक मॉलिक्यूल बन गया। तो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में चेंज आएगा। तो यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम है, पहले मैं दोनों लिख लेता हूँ। पहला तो ये है कि एक्स सोलवेंट नंबर फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम विद एक्स सोलवेंट नंबर सेकंड। दूसरा इक्विलिब्रियम क्या है कि एक्स सोलवेंट नंबर 2 में जो था एन मॉलिक्यूल जुड़ कर क्या बन गए, एक्स एन मिल गया सोलवेंट नंबर सेकंड के अंदर, यानी कि सोलवेंट 2 में एक्स का एन पार्ट एसोसिएट हो गए। ठीक है, अब इन दोनों ही केसेस में हमें क्या लिखना है, कंसंट्रेशन की अमाउंट। कैसे, देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी थी, A1 थी, यहाँ पे कितनी थी, C2 थी। यानी कि मैं दूसरे को लेता हूँ एक बार, जैसे सेकेंड वन मैंने पकड़ा एक्स एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्स के सोलवेंट नंबर सेकंड में कन्वर्ट इनटू एक्स एन सोलवेंट नंबर सेकंड में। तो T बराबर 0 पे ये कंसंट्रेशन कितनी थी, मान लेते हैं C2 थी। C2 थी अपने पास क्योंकि किसी प्रकार का एसोसिएशन वहां पे था ही नहीं। ओके, तो फिलहाल एसोसिएशन नहीं है, तो एक्स एन कितने मॉलिक्यूल है भाई, 0 मॉलिक्यूल है। अब T बराबर T टाइम पे कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए जी, n मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए। तो वहां पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, मान लेते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है, अल्फा पोर्शन है। तो ये कितना हो गया, C2 अल्फा, क्योंकि अल्फा यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मैं क्या नाम दूंगा, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर डिसोसिएट, क्योंकि अल्फा को मैंने क्या नाम दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, ऊपर तो आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर एसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो टोटल कितने थे, C2 थे, T बराबर 0 पे। फिलहाल एसोसिएशन नहीं था तो कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए जी, एक भी नहीं। T बराबर T टाइम पे जब एसोसिएशन हुआ तो अल्फा पोर्शन क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। अल्फा फ्रैक्शन के ये क्या है, एक प्रकार से फ्रैक्शनल क्वांटिटी है। अल्फा पोर्शन क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। तो बच कितना गया जी बच गया C2 माइनस C2 अल्फा। C2 में से C2 का अल्फा पोर्शन घटा दिया, वो बच भी गया। ठीक है, बट इसकी कंसंट्रेशन कितनी बची, पहले तो अपने को वो देखना। हाँ, यदि ये जैसे मान लो 2 मॉलिक्यूल एक्स के जुड़ के X2 बना दिया, तो यहाँ तो मॉलिक्यूल थे 2, बट यहाँ मॉलिक्यूल कितना हुआ, 1। यहाँ मान लो टोटल 9 मॉलिक्यूल थे और मैं कह रहा हूँ कि 3 मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे मेरे पास, वो 1/3। यहाँ मान लो 4 हैं और टोटल 4 मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहे हैं, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, मान लो 16 हैं। तो यहाँ 16/4 कितने मिलेंगे, दैट इज 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेरे पास मिलेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो ये है C2 अल्फा। अब ये जो टोटल जैसे 4 थे तो यहाँ C2 अल्फा बराबर क्या होगा, 16।
3 था तो C2 अल्फा क्या हो गया 9, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, एसोसिएट कर रहे थे, हम मान के चले थे। अब यहाँ n मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहे हैं तो इसकी xn की वैल्यू क्या आएगी 1/n आएगी। इन दिस केस यहाँ हुआ क्या, ध्यान से समझना, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल क्या है, दैट इज द xn की कंसंट्रेशन क्या हुई 1/n C2 अल्फा, 1/n C2 अल्फा किसकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन एसोसिएटेड वाले की कंसंट्रेशन है ये, ठीक है, ओके। अच्छा ओके, ये बात भी समझ में आ चुकी है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पे क्या था, जैसा कि अपने को पता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो था वो ये था के A1/C2, के बराबर A1/C2, यानी कि ये था के बराबर है A1/C2, ये कंसंट्रेशन थी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट फर्स्ट में, x की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट, अपने को तो ये वैल्यू निकालनी क्योंकि एसोसिएशन यहीं पे ही हुआ है। आफ्टर एसोसिएशन कितना बच गया वो वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखते हैं कैसे होगी। यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है ये, यहाँ देखो इस सेकंड इक्वेशन में जो है हो क्या रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन, एक और अनदर कांस्टेंट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या इक्विलिब्रियल लॉ को यदि हम देखें तो इक्विलिब्रियल लॉ यही कहता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दिस केस दैट इज द एक्स एन की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एक्स की कंसंट्रेशन की पावर एन, क्योंकि कितने हैं ये एन टाइम है तो पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी एन, ये भी क्या रहेगा कोई कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगा। एक्स एन की कंसंट्रेशन कितनी है 1/n C2 अल्फा है। एक्स की कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है C2 इंटू 1 माइनस अल्फा है, C2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा C2 इंटू 1 माइनस अल्फा इज की पावर कितनी n और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा 1/n C2 अल्फा इज इक्वल टू के C2 1 माइनस अल्फा की पावर n, ये अपने को यहाँ से मिल जाएगा। अब आप यदि इन दिस केस स्क्वायर रूट भी करना चाहोगे तो स्क्वायर रूट कर दो, एक और अनदर वैल्यू मिल जाएगी। अपने को C2 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से क्या आएगी, स्क्वायर रूट करोगे तो 1/n, इसके को यहाँ ले आओ n के C2 अल्फा इज इक्वल टू C2 1 माइनस अल्फा की पावर n थी तो यहाँ 1/n कर दूं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट, या n पावर है तो 1/n पावर कर दिया, ठीक है ओके। अब ये चीज़ तो कांस्टेंट क्वांटिटी यही, तो कोई एक अनदर कांस्टेंट लिख देना, तो वह मैंने लिख दिया 1/n के की पावर 1/n इंटू C2 अल्फा कितना n टाइम इज इक्वल टू C2 1 माइनस अल्फा, C2 1 माइनस अल्फा। अपने को यही वैल्यू यहाँ पर पुट करनी थी, यही तो वैल्यू बच गई। आफ्टर एसोसिएशन कितनी कंसंट्रेशन बची है, अपने को तो वो कंसंट्रेशन इस फॉर्मूले में लिखनी है एक्स की सॉल्वेंट नंबर 2 में, क्योंकि जब सॉल्वेंट नंबर 2 में एक्स एसोसिएट नहीं कर रहा था तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी थी C2। जब सॉल्वेंट नंबर 2 में एक्स जो सोल्यूट है उसके n मॉलिक्यूल जब एसोसिएट कर रहे थे तब कंसंट्रेशन C2 नहीं थी। अब C2 का कुछ पोर्शन एसोसिएट हो गया तो बच कितना गया, यहाँ से देख सकते हो आप, C2 में से कितना घटा दिया, जो एसोसिएट हुआ है वो घटा दिया, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली। तो ये वैल्यू कितनी निकली, C2 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी निकली, ये सारा कांस्टेंट है, इसको मैंने के नाम दे दिए, कोई भी कांस्टेंट के, n रूट ऑफ C2 अल्फा, n रूट ऑफ C2
अल्फा। तो अपना जो नर्नेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आया है वो क्या आया है, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो नर्नेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आया है के की वैल्यू क्या आया है, यहाँ तो कितना है ऊपर एक्स की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट में डिवाइड बाय एक्स के कंसंट्रेशन सॉल्वेंट नंबर सेकंड में। यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज द A1 डिवाइड, यहाँ कितना आएगा C2 1 माइनस अल्फा, क्योंकि C2 1 माइनस अल्फा यानी कि सॉल्वेंट नंबर सेकंड में सोल्यूट एक्स क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। तो बच गया कितना A1 बाई C2 1 माइनस अल्फा की वैल्यू ये, दैट इज द के कैपिटल के, इसको K1 मान लो, K1 एन टाइम ऑफ C2 अल्फा। इसको यदि आप लिखोगे यहाँ पर तो K की वैल्यू क्या आएगी, K की वैल्यू आएगी K इज इक्वल टू A1 बाई K1 एन रूट ऑफ C2 अल्फा। K1 को इस साइड लेके जाओ, K और K1 दोनों अनोदर कांस्टेंट है, तो एक और अनोदर कैपिटल कांस्टेंट K बना दिया, A1 बाई एन रूट ऑफ C2 अल्फा। ये क्या हुआ, मॉडिफाइड रूप है किसका, नर्नेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। कब, जब x जो सोल्यूट था वो सॉल्वेंट नंबर 2 में एसोसिएट कर रहा था, तब की बात है। तब जो अपना नया जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आया है उस केस में कितना आया है, k बराबर A1 डिवाइड बाई एन रूट ऑफ C2 अल्फा। हाँ, यदि यहाँ पे हम ये कह देते हैं भाई एसोसिएट ना के बराबर हुआ है तो एज इट इज जो पहले था वही आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये था कब, जब एसोसिएशन हो रहा हो तब की बात है। अब लेते हैं दूसरा पार्ट, जिसमें क्या मानते हैं, लेट अस कंसिडरेशन डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट नंबर 2 में मान लो डिसोसिएट हो सकता है 1 में डिसोसिएट हम 2 में करते हैं, किस प्रकार से क्या होगा देखते हैं। मान लेते हैं ये क्या है भाई, सॉल्वेंट फर्स्ट, इसके साथ में कनेक्ट क्या कर दिया, सॉल्वेंट नंबर सेकंड। ये अपने पास क्या है, कोई एक्स सोल्यूट है, एक्स क्या है, कोई सोल्यूट है। जब एक्स सोल्यूट था तो यहाँ कंसंट्रेशन C1 थी या A1 कंसंट्रेशन मान लेते थे कि भाई टोटल तो C1 थी, C1 में से कुछ पोर्शन यहाँ चला गया C2, तो यहाँ C1 में से कितना घटा दिया C2, दैट इज इक्वल टू कितना A1। ठीक है, ओके। यानी कि जब नो डिसोसिएशन है, किसी प्रकार का डिसोसिएशन नहीं है, नो डिसोसिएशन अक्कर, उस टाइम पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था वो क्या था, A1 बाई C2 ये था। बट अब मान लेते हैं डिसोसिएशन हो गया सॉल्वेंट नंबर 2 में, यानी कि जो x है वो डिसोशिएट हो गया जी किसमें, y प्लस जेड में। तो यहाँ पर भी दो फॉर्मूले, दो इक्विलिब्रियम है। पहला इक्विलिब्रियम क्या है, x सॉल्वेंट फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम विद x सॉल्वेंट नंबर सेकेंड में। दूसरा इक्विलिब्रियम क्या है, x इज इक्विलिब्रियम विद y प्लस जेड। ये पूरा का पूरा कहाँ है, सॉल्वेंट नंबर सेकेंड में। ठीक है, तो दोनों को एक बार पैरेलल में लिखता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं। स्टार्टिंग में क्या है, t बराबर 0 टाइम पे, t बराबर 0 टाइम पे x सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम विद x सॉल्वेंट नंबर सेकेंड में। यहाँ पे क्या है, x इज इक्विलिब्रियम विद y प्लस जेड। ये कहाँ है, सॉल्वेंट नंबर सेकेंड में। t बराबर 0 टाइम पे ये कंसंट्रेशन कितनी थी, A1 थी। बिफोर डिसोसिएशन बात है, बिफोर डिसोसिएशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका, अब डिसोसिएशन करना है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ A1 थी, यहाँ कितना था, C2 था। यहाँ कितना था, ये t बराबर 0 टाइम C2 था। बट डिसोसिएशन नहीं है, डिसोसिएशन नहीं है तो y प्लस जेड का फॉर्मेशन नहीं था। बट t बराबर t टाइम पे ये तो रहेगा A1 का एज इट इज, A1 का A1 ही, बट ये C2 नहीं बचा। क्यों, क्योंकि इस C2 का डिसोसिएशन होगा। तो कितना डिसोसिएशन हुआ, मान लेते हैं ये अल्फा पोर्शन, अल्फा फ्रैक्शन क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो कितना डिसोसिएट हुआ, C2 अल्फा ये, C2 अल्फा ये, और ये कितना रह गया, C2 माइनस C2 इंटू अल्फा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्फा को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, अल्फा को मान के चल रहा हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी कि फ्रैक्शन
ऑफ मोलिक्यूल दैट आर डिसोशिएट। कितने ऐसे नंबर ऑफ मोलिक्यूल हैं जो डिसोशिएट हुए हैं, उनका फ्रैक्शन क्या कहलाया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ C2 के बजाय क्या बच गया, C2 माइनस C2 अल्फा। जैसे कि पीछे मैं देखा था, पीछे क्या बच गया था, C2 माइनस C2 अल्फा। वहाँ अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यदि करना है तो इस चीज़ को समझना है तो एक बार वीडियो को बैक करके समझ लेना कि किस प्रकार से एसोसिएशन मैंने बताया था। फिर मैंने एसोसिएशन केस में इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया था। अब जरूरी नहीं कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, यदि अपने पास डायरेक्ट वैल्यू तो पुट कर सकते हैं। तो नर्नेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पे क्या बनता है कि K इज इक्वल टू, यहाँ तो X की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट में और X की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट नंबर सेकंड में। तो K की वैल्यू क्या है, X सॉल्वेंट फर्स्ट में कितना है जी, A1 है। X सॉल्वेंट नंबर सेकंड में कितना है जी, C2 माइनस C2 अल्फा है। ये यहाँ पे क्या आ गया, एक नया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आ गया। किस केस में, जब X जो है सॉल्वेंट नंबर 2 में डिसोशिएट हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका डिसोशिएशन का। एक और है जिसको हम कहते हैं कि रिएक्ट कर जाए, यहीं पे बता देता हूं। रिएक्ट, वेहन सोल्यूट रिएक्ट विद एनी वन ऑफ सोलवेंट। किसी सोलवेंट में रिएक्ट कर जाए, जैसे ये था सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट अपना, इसके साथ कांटेक्ट में लेके गया क्या, सॉल्वेंट नंबर सेकंड। ये कोई X था जो डिसोशिएट, यहाँ कंसंट्रेशन कितनी थी X, यहाँ कंसंट्रेशन कितनी थी A1 को हम क्या लिख थे C1 माइनस C2। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि X 2 में रिएक्ट कर गया तो जी यहाँ पे X जो है N सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, X N मोलिक्यूल NH बना गया। यानी कि पहले में तो क्या है, X जो है इक्विलिब्रियम में है सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट के साथ दिस। ठीक है, दूसरे इक्विलिब्रियम क्या है कि X के N मोलिक्यूल कहाँ, सॉल्वेंट नंबर 2 में रिएक्ट कर गए सॉल्वेंट के साथ, क्या बन गया XNS। कहाँ बनाए, सॉल्वेंट नंबर सेकंड में। तो वही बात, T बराबर 0 टाइम पे बिफोर रिएक्टिंग ये कंसंट्रेशन कितनी थी, C2 थी। ये कंसंट्रेशन कितनी मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे कैपिटल A मान लीजिए, अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। T बराबर T टाइम पे ये कितना पोर्शन रिएक्ट करेगा, मान लेते हैं अल्फा पोर्शन। यहाँ पे जैसे डिसोसिएशन जब हमने किया तो यहाँ पे अल्फा को हमने क्या नाम दे दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब जहाँ रिएक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ अल्फा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स। यानी कि कितने ऐसे नंबर ऑफ मोलिक्यूल हैं जो उन्होंने रिएक्ट किया है, उनका फ्रैक्शन क्या कहलाएगा यहाँ पे, डिग्री ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, C2 में से C2 अल्फा घटा देंगे, ये कितना जाएगा, A में से अल्फा पोर्शन A का घटा दूंगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ठीक है, समथिंग न्यू वैल्यू बनेगी, समथिंग न्यू वैल्यू कितनी, C2 अल्फा क्या बन जाएगा, नया। क्योंकि जितना ये रिएक्ट करेगा उतना ये रिएक्ट करेगा और उतना ये क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A माइनस C2 इंटू अल्फा। तो जो K की वैल्यू आएगी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की, वो क्या आएगी, A1 बाई C2 आफ्टर रिएक्शन। C2 कितनी बची, C2 माइनस C2 अल्फा। दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ व्हेन सोल्यूट इज रिएक्ट विद द वन ऑफ सोलवेंट। तो ये 3 केस थे कि इन तीनों के केसेस के बिहाफ पे हमने बताया कि किस प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए, समझ में ज़रूर आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, मेरे को बता देना है, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट जो डे है उसमें हम लेके आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है। पहली, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हेल्प करता है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तीसरा, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट जब हम निकालते हैं किसी भी साल्ट का तो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ करते हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एग्जाम, तीनों ही इंपॉर्टेंट है और तीनों को हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए यही है
कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।